सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। मन या जैकेट? एक मिनट मैडम, क्या आपकी जैकेट में सोना है? अरे हाँ, वो बस थोड़ा बहुत, यही कोई 12-13 करोड़ रुपए के 13-14 किलो होंगे। जी हाँ, इस हफ्ते तमिल और कन्नड़ फिल्मों की एक एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर इतने ही सोने के साथ पकड़ी गई है। आरोप है कि रान्या राव दुबई से 14 किलो सोना तस्करी कर भारत ला रही थी। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा है कि रान्या राव पिछले एक साल में 30 बार दुबई गई और हर बार सोना तस्करी करती रही। खैर, पिछले हफ्ते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हफ्ते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी थोड़ा ज्यादा बिगड़े हुए दिखे। 3 लैंग्वेज का पचड़ा और फिर हिंदी तमिल को लेकर खूब तू मैं हुआ। इधर बिहार में चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर खेलते दिखे। तो आज के एपिसोड में बात इन्हीं मुद्दों की। हिंदी तमिल को लेकर क्यों चल रहा है विवाद? क्या देश में कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए देश के नेताओं को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के वजन की चिंता होने लगी। साथ ही यह भी बताएंगे कि दिल्ली में किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए और कौन हो गई हैं इस लिस्ट से बाहर। नमस्ते, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं आपका अपना वीकली डोज वीकली रैप अप। सबसे पहले बात देश में हिंदी और तमिल भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर। इस पूरे सप्ताह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन केंद्र की मोदी सरकार पर एक के बाद एक जुबानी हमले करते दिखे। इस जुबानी जंग के बीच दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी और दूसरा डिलिमिटेशन यानी परिसीमन। पहले हिंदी और तमिल भाषा को लेकर चल रहे विवाद को समझ लीजिए। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को राज्य में लागू करने से इनकार कर देते हैं। स्टालिन केंद्र सरकार पर हिंदी को थोपने के आरोप लगा रहे हैं। स्टालिन के इस ऐलान के बाद केंद्र ने तमिलनाडु को दी जाने वाली 2000 करोड़ रुपए की राशि पर रोक लगा दी। इसके बाद शुरू हुआ जुबानी जंग का दौर। स्टालिन ने कहा कि अगर केंद्र 10,000 करोड़ रुपए भी दे तो भी तमिलनाडु को एनईपी स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह तमिलनाडु को 2000 साल पीछे धकेल देगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्या है ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। केंद्र की भाजपा सरकार 2020 में एनईपी यानी नई शिक्षा नीति लेकर आई थी। इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने का प्रस्ताव। इसमें स्टूडेंट्स को 3 भाषाओं को पढ़ाने की सलाह दी गई है। इनमें से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। वहीं तमिलनाडु ने हमेशा से 2 भाषा की नीति अपनाई है, जिसमें तमिल और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इस वजह से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को तमिलनाडु हिंदी थोपने की कोशिश मान रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि इस नीति के तहत किसी भी भारतीय भाषा को पढ़ाने की सलाह दी गई है और हिंदी को कंपलसरी नहीं बनाया गया है। इस नीति का विरोध कर रहा है। तमिलनाडु की धरोहर को संरक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दे रहे हैं। स्टालिन ने बीते सप्ताह मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। स्टालिन ने कहा, इतिहास स्पष्ट है, जिन्होंने तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश की वह या तो हार गए या बाद में उन्होंने अपना रुख बदल लिया और डीएमके के साथ गठबंधन कर लिया। तमिलनाडु ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जगह हिंदी उपनिवेशवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। तमिलनाडु वह पहले ही हासिल कर चुका है जिसका लक्ष्य एनईपी ने 2030 तक रखा था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एलकेजी का स्टूडेंट किसी पीएचडी होल्डर को लेक्चर दे रहा हो। द्रविड़म दिल्ली से आदेश नहीं लेते हैं, वह राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा उदाहरण सेट करते हैं जिसे दूसरे फॉलो करते हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाषाई विवाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी से ही भड़का है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर उन्हें उकसाया है। वो बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री एक ऐसी लड़ाई को शुरू करने का परिणाम भुगत रहे हैं जिसे वह कभी जीत नहीं सकते। तमिलनाडु आत्मसमर्पण करने के लिए ब्लैकमेल नहीं होगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि एनईपी राज्यों में हिंदी नहीं थोपेगी और आरोप लगाया है कि तमिलनाडु के विरोध के पीछे राजनीतिक कारण है। उन्होंने कहा था, हमने एनईपी 2020 में कभी नहीं कहा कि केवल हिंदी होगी। हमने यह कहा था कि शिक्षा मातृभाषा पर आधारित होगी। तमिलनाडु में हिंदी या तमिल होगी। मैं कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का जवाब नहीं देना चाहता। कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए एनईपी का विरोध कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन को जवाब देते हुए कहा कि मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि वह जल्द से जल्द तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने दावा किया कि स्टालिन ने इस मामले में पर्याप्त काम किया ही नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को समायोजित करने के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी में भी बदलाव किया।
आपको यह भी बता दें कि इस हफ्ते स्टालिन ने आरोप लगाया है कि हिंदी के चलते उत्तर भाषा की 25 से ज्यादा भाषाओं को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित एक चिट्ठी में लिखा कि हम हिंदी को थोपने का विरोध करेंगे। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है। पत्र में स्टालिन ने दावा किया कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और अवधी जैसी कई उत्तर भारतीय भाषाओं को आधिपत्यवादी हिंदी ने खत्म कर दिया। वहीं जागरूकता की वजह से सदियों पुराने द्रविड़ आंदोलन और विभिन्न आंदोलनों ने तमिल और उनकी संस्कृति की रक्षा की। खैर, आपको क्या लगता है, हिंदी भाषा ने सचमुच नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस को खत्म कर दिया है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं आगे। इस सप्ताह डीलिमिटेशन का मुद्दा बेखूब गर्म रहा। दरअसल स्टालिन और दक्षिण भारत के नेता 1971 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन कराने पर अड़े हुए हैं, लेकिन वो ऐसा चाहते क्यों हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने इस मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बढ़ाते हुए बुधवार को सभी पार्टियों की एक मीटिंग की और 1971 की जनगणना को आधार बनाकर 2026 से पहले 30 सालों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का प्रस्ताव रखा है। चेन्नई में हुई इस बैठक में डीएमके के अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके, कांग्रेस, वामपंथी दल सहित कई अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। आखिर डीलिमिटेशन को दक्षिणी राज्यों को कौन सा डर सता रहा है, यह भी जान लीजिए। प्रस्तावित परिसीमन पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर हालिया नवीनतम जनगणना के आंकड़ों पर सीटों का परिसीमन हुआ तो जनसंख्या के अनुपात में उनके राज्यों की लोकसभा सीटें घट सकती है, जबकि उत्तर भारत, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में संसदीय सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने बीते कुछ दशकों में जनसंख्या पर अनुपातिक और प्रभावी नियंत्रण पाया है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में यह अपेक्षाकृत कम रहा है और जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। दक्षिणी राज्यों को इस बात की आशंका है कि अगर नई जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। हालांकि इन चिंताओं को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि अनुपातिक आधार पर किए गए परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटें कम नहीं होंगी। इसके बावजूद कई विश्लेषण का हवाला देते हुए दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि अगर परिसीमन मौजूदा जनगणना के आधार पर आधारित होगा तो उनके राज्यों को हर हाल में नुकसान होगा। आपको बता दें कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ स्टडीज के आधार पर कहा गया है कि अगर अगला परिसीमन 2021 या 2031 की जनगणना के आधार पर किया जाता है तो तमिलनाडु की मौजूदा लोकसभा सीटें 39 से घटकर 31 हो सकती है। इसी तरह कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28 से 26, आंध्र प्रदेश की 42 से 34, केरल की 21 से 12 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोकसभा सीटें बढ़ सकती है। कुछ सर्वे में यह अनुमान भी लगाया गया है कि जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों में दक्षिण भारत का हिस्सा घटकर 19% रह सकता है, जबकि उत्तर भारत का हिस्सा बढ़कर करीब 60% तक हो जाता है। देश में इससे पहले 1952, 1962, 1972 और साल 2002 में परिसीमन किए गए थे। लोकसभा में सांसदों की वर्तमान संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ही आधारित है। उसके बाद से परिसीमन नहीं हो सका है क्योंकि संविधान के 42वें संशोधन ने 2001 तक 25 सालों के लिए परिसीमन को रोक दिया था और बाद में इसे फिर से 25 सालों तक यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 82वें संशोधन के तहत परिसीमन के लिए केवल 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़ों का ही उपयोग किया जा सकता है। इन चिंताओं के बीच बीते शुक्रवार को स्टालिन ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और भाजपा शासित ओडिशा के मोहन चंद मांझी सहित 7 राज्यों के सीएम को डिलिमिटेशन प्रोसेस का विरोध करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। स्टालिन ने इसके लिए 22 मार्च को चेन्नई में एक मीटिंग भी बुलवाई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब दक्षिण भारत से थोड़ा दिल्ली की तरफ आते हैं, जहां नई नवेली भाजपा की सरकार ने महिला समृद्धि योजना को लागू करने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। भाजपा ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए बीते 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसका ऐलान किया है। भाजपा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी है। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। वहीं योजना को तत्काल रूप से लागू कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जल्द ही महिलाओं को पैसे मिलने लग जाएंगे। महिला समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जैसा कि वादा किया गया था। वादे के मुताबिक भाजपा ने इस योजना का लाभ सिर्फ गरीब महिलाओं को देने का फैसला किया है। तो किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, यह भी जान लेते हैं। खबरों के मुताबिक इस योजना के तहत दिल्ली की 15 से 20 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इसका फायदा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी प्रति वर्ष आय
3 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा 18 से 60 साल के बीच की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा, यानी पेंशन भोगी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं कुछ खबरों की माने तो योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो कम से कम 5 साल से दिल्ली की वोटर हो और उनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड पर दिल्ली का पता हो। वही महिला को इस योजना का लाभ लेने के लिए उनके अपने नाम से बैंक खाता और आधार कार्ड का होना भी जरूरी है। इसके अलावा बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। आधार और बैंक अकाउंट से फोन नंबर का लिंक होना भी जरूरी है। इसके अलावा इनकम टैक्स पेयर महिलाओं को भी महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें कि इस योजना के लिए जल्द ही एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसके जरिए महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है कि इसके टर्म्स और कंडीशंस भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। तो एक तरफ जहां दिल्ली की सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में बड़ी घोषणा कर दी है, तो वहीं एक राज्य में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जी हां, हम बात करें बिहार की, जहां इन दिनों नेताओं पर होली के साथ साथ चुनावी रंग भी चढ़ता जा रहा है। यहाँ बीते सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75 साल के हो गए। 1 मार्च को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। चारों ओर से समर्थकों और शुभचिंतकों ने उन्हें लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन्मदिन के मौके पर भी सियासत से नहीं चुके। उन्होंने नीतीश कुमार की उम्र पर एक बार फिर तंज कस दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह 75 के नहीं है बल्कि सिर्फ 36 के हुए हैं और उन्हें अभी लंबी राजनीति करनी है। तेजस्वी यादव ने बीते सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं 36 साल का ही हूँ, 75 का नहीं, जुमलेबाजी नहीं करता, मुझे लंबी राजनीति करनी है, जो कहूंगा वह करके दिखाऊंगा, जो अभी तक कहा है वह किया है। भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीति में लंबे समय तक टिके रहने के लिए जुबान पक्का रखना पड़ता है। बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। बिहार सीएम को वह कई बार थके हुए मुख्यमंत्री बता चुके हैं। रविवार को जन्मदिन के दिन भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है और जनता के लिए हानिकारक है। फिर एनडीए की 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलेगी? इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बउआ है और उन्हें जो कुछ भी लिख कर दिया जाता है उसे सदन में आकर सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2005 में खटारा गाड़ी मिली थी जिसे उन्होंने अब मर्सिडीज में तब्दील कर दिया है। 20 सालों से वो बिहार को सींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 75 की उम्र में भी तेजस्वी यादव से 4 गुना ज्यादा काम करते हैं। इस सप्ताह नीतीश कुमार का विधान परिषद के अंदर का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जहां वह लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर भड़क गए। नीतीश ने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके पति जेल चले गए तो अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया। सदन के अंदर नीतीश की राजद की महिला एमएलसी से तीखी नोकझोंक भी। सुने उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए। अरे अब छोड़िए ना इन सब चीजों को लेकर के आप काहे के लिए कर रहे हैं? बेमतलब का समय आप लोग लगाते रहते हैं। जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके बयानों ने इन दिनों कनाडा, मेक्सिको से लेकर चीन के साथ साथ भारत में भी खलबली मचा कर रखी। बीते सप्ताह ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने जा रहा है। ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू करेगा। इस घोषणा के साथ ही ट्रंप ने एक विवादास्पद बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा है कि बाहर से आयात होने वाले सामान गंदे और बेकार होते हैं क्योंकि वह बिना किसी टेस्टिंग के अमेरिका में आते हैं। ट्रंप ने कांग्रेस की संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, दूसरे देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगाए हैं और अब हमारी बारी है। हम उन देशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करें। यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत, मेक्सिको और कनाडा, क्या आपने उनके बारे में सुना है? ऐसे अनेक देश हैं जो हमारी तुलना में हमसे बहुत अधिक टैरिफ वसूलते हैं। यह बिल्कुल गलत है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी में अमेरिका दौरे के दौरान भी ट्रंप ने ऐसा ही कुछ कहा था और कहा था कि भारत को इस तरह के टैक्स से किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने खास तौर पर भारत और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि इन देशों की व्यापार नीति अमेरिकी बाजारों के लिए अनुचित नहीं है। ट्रंप ने खास तौर पर भारत और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि इन देशों की व्यापार नीति अमेरिकी बाजारों के लिए अनुचित रही है। जानकारों की माने तो इस कदम से अमेरिकी बाजारों में उत्पादों की कीमत में तेजी से इजाफा हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि इससे अमेरिकी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार घाटा कम होगा। यहाँ आपको यह बताते चलें कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में अमेरिका और भारत के बीच 129 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें अमेरिका ने 41 अरब डॉलर का सामान भारत भेजा था, वहीं भारत ने लगभग 87 अरब डॉलर का सामान अमेरिका भेजा था। यही बात ट्रंप को नागवार गुजर रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ गया है और वह इस पर संतुलन बनाना चाहते हैं। फिलहाल भारत ने चीन, कनाडा और मेक्सिको की तरह ट्रंप के इस फैसले पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल फिलहाल बातचीत के लिए अमेरिका में हैं और इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को यह देखना चाहिए कि ऐसे कौन से उत्पाद हैं जिससे टैरिफ हटाने पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उस पर ट्रंप से नेगोशिएट किया जा सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हुई है। अब बात सोने की, नहीं सोने वाला सोना नहीं, रान्या राव वाले सोने की। बीते सप्ताह तमिल और कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव तब सुर्खियों में आ गई जब वह दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 14 किलो सोने के साथ पकड़ी गई। रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु के कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि वह दुबई से 14 किलो सोना तस्करी कर भारत लाई थी। सोने की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रान्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने हिरासत में ले लिया है। जांच से पता चला है कि उन्होंने सोने की छड़ों को अपने शरीर पर बेल्ट और एक खास तरह से डिजाइन की गई जैकेट में छुपाया था। DRI के मुताबिक रान्या ने पिछले 1 साल में 30 बार दुबई की यात्रा की और हर बार 12-13 किलो सोना लाकर लगभग हर ट्रिप पर 12-13 लाख रुपए कमाए। जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि वह एक संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है और फिलहाल इसकी जांच जारी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि वह इतना सोना हर बार लाकर पुलिस को चकमा कैसे देती थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 31 वर्षीय एक्ट्रेस कथित तौर पर अपनी जांघों पर टेप और बैंडेज की मदद से सोने की 14 छड़ों को चिपका कर लाई थी ताकि कस्टम अधिकारियों को इसका पता न चल सके। राव कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के बाद भारत वापस आने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर VIP चैनल का सहारा लेती थी। उस दौरान एक प्रोटोकॉल अधिकारी बगैर गहन जांच के उन्हें बाहर निकालना सुनिश्चित करता था। कथित तौर पर कई बार पुलिस एस्कॉर्ट की मदद से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से भी बचती गई। इस बार भी उन्होंने पुलिस कांस्टेबल के साथ इसी तरह की कोशिशें की थी। हालांकि इस बार वह बच नहीं सकी और DRI के अधिकारियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें नागवारा स्थित DRI ऑफिस ले जाया गया है और वहां पूछताछ की जा रही। इस हफ्ते एक और ऐसी खबर आई जिसने सबका ध्यान खींचा। देश में कई बार अदालत के फैसले यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर न्याय की गुहार लगाने इंसान जाए कहां। बीते दिनों महाराष्ट्र के पुणे की एक जिला अदालत में कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल एक महिला का उसके पति से विवाद चल रहा था। महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए पति के खिलाफ अदालत में अर्जी डाली थी। बाद में यह मामला मध्यस्थता केंद्र में पहुंचा, जहां मध्यस्थता के अध्यक्ष जज साहब ने महिला से अजब गजब सवाल पूछ डाले। उन्होंने कथित तौर पर महिला से पूछा कि आप ना तो बिंदी लगाती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं, तो ऐसे में आपके पति आप में दिलचस्पी क्यों दिखाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अंकुर जहांगीरदार नाम के एक यूजर ने इस बारे में एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट के मुताबिक पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज ने कथित तौर पर कहा, मैं देख सकता हूँ आपने मंगलसूत्र या बिंदी नहीं पहनी है। अगर आप एक विवाहित महिला की तरह व्यवहार नहीं करती हैं, तो आपके पति आप में दिलचस्पी क्यों दिखाएंगे। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपने पति से अलग रह रही थी। उसने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई थी। इस मामले में महिला मध्यस्थता कर रहे जज के सामने पेश हुई थी। जज के इस तरह के सवाल से लोग हैरान हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जाते जाते बात रोहित शर्मा की। भारतीय क्रिकेट टीम का चैंपियंस वाला परफॉर्मेंस जारी है, लेकिन हमारे देश के नेताओं के पास शायद सुलझाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे खिलाड़ियों को वजन कम करने की सलाह देते दिख रहे हैं। इस सप्ताह कांग्रेस की एक नेत्री ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मोटा बता दिया।
साथ ही उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं और उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। साथ ही वो भारतीय टीम के अब तक के सबसे निराशाजनक कप्तान रहे हैं। इस पोस्ट को लेकर खूब विवाद हुआ। हंगामा बढ़ने पर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बात बढ़ चुकी थी। जहां बीजेपी सहित कई पार्टियों के नेता ने इस बयान की जमकर आलोचना की, वहीं कई पूर्व क्रिकेटर रोहित शर्मा की तारीफ करते दिखे। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर आपको सिर्फ दुबले पतले लड़के चाहिए तो आपको मॉडलिंग कंपटीशन में जाना चाहिए और वहां से सभी मॉडलों को चुन लेना चाहिए। वहीं रोहित शर्मा के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी को भी फैंस ने आड़े हाथों लिया। लोग पूछने लगे कि रोहित शर्मा की फिटनेस स्टार्क से पूछनी चाहिए। लोग कहने लगे कि रोहित शर्मा की फिटनेस स्टार्क से पूछनी चाहिए, जिनके गेंद को रोहित सीधा स्टैंड में पहुंचाते हैं। विवाद खत्म होने पर खेल मंत्री ने भी इस बयान को शर्मनाक बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और त्याग को कम आंकती है, जो वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी कांग्रेस प्रवक्ता की क्लास लगाई। उन्होंने इसे ओछा बयान करार देते हुए कहा कि राष्ट्रहित को ताक पर नहीं रखना चाहिए। सोमवार को पीटीआई से बात करते हुए सैकिया ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है जब टीम इतना महत्वपूर्ण आईसीसी टूर्नामेंट खेल रही है। इससे खिलाड़ी और टीम का मनोबल गिर सकता है। उन्होंने कहा, सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं और नतीजे सामने हैं। उम्मीद है कि लोग फेम पाने के लिए राष्ट्रहित को ताक पर रखकर इस तरह की ओछी बयानबाजी से बाज आएंगे। तो यह था इस हफ्ते का वीकली रैप अप। आपको कैसा लगा ये एपिसोड? हमें अपने सुझाव, सलाह और प्रतिक्रिया जरूर भेजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। कैमरे के पीछे है डेविड शर्मा। आप देखते रहिए रैप अप। शुक्रिया।